बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वल सर्वर की सीरीज़ के साथ लेक्चर नंबर 24, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीक्वल की केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी केस यूज़ हो सकती है इन सेलेक्ट क्लास। कैसे यूज़ होगी इस पर बात करते हैं। केस इन where class, case in order by, and case in set while जब हम कोई वेरिएबल सेट कर रहे हो, and case in having। तो ये हमारे आज के केस के टॉपिक में जो कवर की जाने वाली चीज़ें हैं वो ये चीज़ें होंगी कि केस को कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले केस जो है उसका जो यूजेज है बेसिकली वो ये है कि अगर ये रिज़ल्ट हो तो ये कर दो। मीन्स कि मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे आप कोई सिंगल रिज़ल्ट सेट करना चाहें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार एक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं नॉर्थ विंड, तो मैं नॉर्थ विंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट का नेम मुझे मिल जाए, कैटेगरी आईडी मिल जाए, ठीक है, और उसकी यूनिट प्राइस मिल जाए। तो जब हम प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं कि प्राइस जो है वो 10, 18 और मल्टीपल प्राइजेस हैं, और हम ये चाहते हैं कि प्राइस की जगह हमें डिटेल मिल जाए कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अंडर 20 है, अंडर 10 है, या जो भी हम कंडीशंस की बेस पे करना चाहें, ठीक है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट नेम। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ केस व्हेन यूनिट प्राइस लेस देन 5 या लेस देन 10, मैं इसे कहता हूँ देन हमें रिटर्न हो जाए अंडर $10, के मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी यूनिट प्राइस लेस देन 10 हो, तो उस केस में क्या करें, अंडर 10 रिटर्न कर दें। फिर हम कहते हैं व्हेन, अगर नेक्स्ट मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, व्हेन यूनिट प्राइस greater than or equal to 10 and unit price less than 50, या इसको मैं कर देता हूँ 30, तो देन वो क्या करे, अंडर $30। फिर मैं कहता हूँ व्हेन, तो मैं यहाँ पे देता हूँ देन दिस व्हेन यूनिट प्राइस बिटवीन 31 एंड 49, देन मैं इसे कहता हूँ अंडर $50। अच्छा, उसके बाद हम इसे कहते हैं एल्स, सिंपल हो जाए above $50 और एंड हो जाए एज अ प्राइस। मैं इसको विद स्पेस यूज करना चाहूँगा, प्राइस रेंज। तो मैंने कहा एंड एज अ कॉलम नेम प्राइस रेंज। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें यूज़ की। एक में मैंने
ग्रेटर देन एंड लेस देन के साथ यूज़ कर लिया कि मीन्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन 30, तो इस मीन्स अंडर 30 है। और सेकंड टाइम मैंने बिटवीन यूज़ कर लिया, मैंने कहा वेयर यूनिट प्राइस बिटवीन 31, क्योंकि 31 को इंक्लूड करेगा, इट्स मीन्स या सॉरी इसको मैं कह दूँ 30, तो ये 30 को इंक्लूड करेगा, ये कहेगा 30 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 49, मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 49। तो सेम ये काम हमने ऊपर एंड के साथ किया, नीचे हमने बिटवीन के साथ किया और एक जगह हमने सिंगल कंडीशन के साथ किया। और एल्स में हमने कहा कि इन कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी सिचुएशन आए तो वो आप ग्रेटर देन 50 कर दोगे और हमें बता दोगे उस कॉलम का नेम एज अ प्राइस रेंज। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास प्राइस रेंज आ गई कि अंडर 30 है, अंडर 50, अबव 50 है, अंडर 50 है, अंडर 10 है, ठीक है। तो इसको फिर हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय प्राइस रेंज, कि प्राइस रेंज के हिसाब से ऑर्डर बाय करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं साथ में चलें कैटेगरी भी शो करवाया तो इसको हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने एज जो कॉलम नेम है वो मैंने लास्ट में यूज़ किया है, जो नॉर्मली हम करते हैं। तो मैं कॉलम नेम को एक नए तरीके से यूज़ करता हूँ कि कॉलम नेम जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ। मैं इसे कहूँ डबल कोट के अंदर प्राइस रेंज इक्वल टू केस देन, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, एलियस को मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने एलियस क्या किया कि कॉलम के शुरू में डबल कोट के साथ दे दिया कि प्राइस रेंज इक्वल टू दिस कंडीशन, कि वो इस कंडीशन के साथ हो जाए। इसको मैं आगे ले आता हूँ। केस व्हेन ये हो तो देन ये कर दे, व्हेन ये हो तो ये कर दे, ये हो तो ये कर दे, और कॉलम का नेम मैंने शुरू में ले लिया। पहले हमने क्या किया था, एंड के साथ बाद में डिफाइन किया, अब मैंने शुरू में डिफाइन कर दिया। तो पर्पस दोनों का सेम है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोनों केसेस में प्राइस रेंज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, केस को सिलेक्ट के अंदर सिंगल तरीके से यूज़ किया, फिर हमने सेकंड तरीके से यूज़ किया, फिर हमने व्हेन में मल्टीपल कंडीशंस लगाई। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली हम कहते हैं कि एम एज अ मेल और एफ एज अ फीमेल। ठीक है, तो वो आप उस तरह भी कर सकते हैं। फिर एम एज अ मैरिड, एज फॉर अ सिंगल। ठीक है, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कैटेगरी अगर 1 और 3 के दरमियान हो तो आप कह सकते हैं कि कैटेगरी लेस देन 3 है या कैटेगरी इक्वल टू 1 एंड 3 है। वट एवर जो भी आप कंडीशंस देना चाहें तो वो आप सिलेक्ट के अंदर ये काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक स्टेप आगे। अब हम इसको वेयर के क्लास में यूज करते हैं। ठीक है, तो वेयर के क्लास में आने से पहले मैं ऑर्डर बाय को डिफाइन करूंगा कि हम ऑर्डर बाय समझ लें कि ऑर्डर बाय क्या होता है। तो मैं इसकी तरतीब कुछ यूँ कर देता हूँ कि मैं ऑर्डर बाय को उठा के वेयर से ऊपर ले आता हूँ कि पहले हम ऑर्डर बाय को करेंगे, फिर उसके बाद हम सेट को कर लेते हैं एंड देन वेयर को कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर बाय के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी क्यूरी को हम इसी क्यूरी के ऊपर प्ले करते हैं। हमारे पास प्राइस रेंज आ गई। ठीक है, अब मैं इसे ये कहता हूँ कि अगर कैटेगरी आईडी 1 हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करे। ठीक है, कैटेगरी आईडी अगर 1 के अलावा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूनिट प्राइस ले लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी विद मल्टीपल यूनिट प्राइसेस के साथ हैं। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं उनकी मल्टीपल यूनिट प्राइसेस हैं। ठीक है, तो अब हम केस में ये कहते हैं वेयर ऑर्डर बाय, हम इसे कहते हैं केस व्हेन कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1 हो तो देन यूनिट प्राइस डिसेंडिंग के हिसाब से कर दो, यूनिट प्राइस एंड डिसेंडिंग। एंड नेक्स्ट हम कहते हैं केस व्हेन कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन 1 हो
तो देन यूनिट प्राइस असेंडिंग के हिसाब से कर दो, ठीक है। तो मीन्स कि अगर कैटेगरी आईडी 1 हो तो यूनिट प्राइस को डिसेंडिंग करना है, और उसके अलावा हो तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब कैटेगरी आईडी 1 में सबसे बड़ी प्राइस पहले आ रही है और फिर उससे छोटी छोटी, और अदरवाइज यूनिट प्राइस जो छोटी है वो 4 में कैटेगरी 1 के अलावा यूनिट प्राइस जो स्मॉल है वो पहले आएगी। मीन्स कि हमने अलग अलग असेंडिंग और डिसेंडिंग सेम कॉलम पे लगा लिया। अब यही हम अलग अलग कॉलम पे भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, एक स्टेप आगे चलते हैं। हम एक और टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, और कस्टमर के हम कस्टमर आईडी ले लेते हैं, सिटी एंड रीजन। हम इसे कहते हैं ऑर्डर बाय करो केस व्हेन रीजन इज नल, देन सिटी वाइज करना है, एल्स रीजन वाइज करना है, ठीक है। या हम एल्स कोई भी नेक्स्ट कॉलम कॉल कर सकते हैं कि कंट्री वाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने उसे कहा रीजन इज नल तो देन सिटी वाइज, ठीक है। तो हमारे पास सिटी वाइज आ गया, तो एल्स हम कंट्री वाइज कर लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं कंट्री, और एल्स हम कह देते हैं कि कंट्री वाइज हमारे पास हो जाए। अब रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। रीजन अगर नल है, रीजन अगर नल है तो उसने सिटी वाइज लिया, एल्स उसने कंट्री वाइज लिया, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास पहली कंडीशन में हमने ये देखा कि एक ही कंडीशंस को यूज करके एक ही कॉलम पे असेंडिंग डिसेंडिंग किया। अब हमने एक कंडीशन को यूज किया और अलग अलग कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग या जो भी हम करना चाहें वो हमने किया। तो हमने इसे कहा सेम कि रीजन इज नल है तो सिटी वाइज, एल्स कंट्री वाइज। तो जहाँ पे रीजन नल था वहाँ पे उसने सिटी वाइज हमें असेंडिंग ऑर्डर दे दिया, और जैसे ही रीजन की वैल्यू आई तो उसने कंट्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में कि हम सेट के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम मजीद केस को कम्प्लेक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा कम्प्लेक्स सिनेरियो पे। हम वेरिएबल ले लेते हैं डिक्लेयर @ हम इसे कहते हैं आईडी, ठीक है, एंड varchar 200, और साथ में हम एक आईडी वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्टैक्ट टाइप varchar 5020 व्हाटएवर जो भी आप लें। अच्छा, आईडी के अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक कस्टमर की उठा लेते हैं आईडी दिस वन, और हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइप में वैल्यू आ जाए। मैं इसे कहता हूं सेट कॉन्टैक्ट टाइप इक्वल टू, इसे कहता हूं केस व्हेन एग्जिस्ट क्या चीज, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू @id। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो देन क्या हो, कॉन्टैक्ट टाइप में हम क्या देते हैं कस्टमर, ठीक है। फिर हम कहते हैं व्हेन एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू id। तो देन हम इसे क्या देते हैं कि ये क्या है जी, एम्प्लॉय है, और एल्स हम इसे क्या देते हैं अदर कॉन्टैक्ट टाइप है, और हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक हो गया। कि मीन्स हम किसी वेरिएबल को सेट करने जा रहे हैं। हमने इसे कहा केस व्हेन ये कर दे, देन ये कर दे, एल्स ये कर दे। कि अगर वो एग्जिस्ट करता हो कस्टमर के अंदर वो वाली आईडी जो हमने इसमें आईडी दी है, तो देन हम चेक कर लेते हैं सेलेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट टाइप में क्या आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो उसने कहा जी कॉन्टैक्ट टाइप कस्टमर है।
मैं आईडी देता हूँ 1 2 और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने कॉन्टैक्ट टाइप कहा अदर, कि मीन्स के ना वो यहाँ पे है और ना वो एम्प्लॉय में है। अगर एम्प्लॉय में मैं कह देता हूँ 2 एंड देन, तो उसने कहा जी कि ये एम्प्लॉय है। ठीक है, मीन्स के हमारी जो कस्टमर आईडी थी वो एन वार्चर थी, तो हमने इसलिए वेरिएबल एन वार्चर लिया और उसको हमने वैल्यू दी कि सर्च करो केस व्हेन एग्जिस्ट, अगर वो इसमें एग्जिस्ट करता हो तो उसको कॉन्टैक्ट टाइप को कस्टमर सेट कर दो, अगर वो नेक्स्ट वाले में एग्जिस्ट करता हो तो उसको एम्प्लॉय कर दो, उसके इन दोनों के अलावा अगर दोनों में नहीं है तो उसको अदर कर दो। ठीक है, तो ये है हमने वेरिएबल को सेट करने का तरीकाकार कि हम व्हेन के अंदर एग्जिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, वो स्टेप है हमारा वेयर के क्लास का। ठीक है, अब हम एक नए तरीके से केस को स्टडी करते हैं। मैं इसे कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, डिक्लेयर prod id int इक्वल टू 1। ठीक है, या मैं इसे ये कह दूं कि ये कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे हम इसे कहेंगे select static from products where product id where category id equal to case 1 at the rate category id is null। अगर कि कैटेगरी आईडी को मैं नल दूं तो देन वो क्या करे, टेबल की जो कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी मींस के तमाम प्रोडक्ट ले आए। अदरवाइज एल्स वो क्या करे, जो कैटेगरी आईडी में दिया हुआ है उसके हिसाब से लेके आए। मींस के मैं कहता हूं कि अगर मैंने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू दी हुई है तो उस कैटेगरी के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स ले आए। सॉरी, हमने कैटेगरी आईडी को बीच में इंक्लूड करना है, तो कैटेगरी 1 की तमाम प्रोडक्ट आ गई, तो अब हमारे पास सिर्फ कैटेगरी 1 की प्रोडक्ट्स आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया था। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसकी वैल्यू नल आए, फ्रंट एंड से कुछ भी ना आए, जस्ट नल आए, तो उस केस में क्या करे, उस केस में तमाम की तमाम प्रोडक्ट ले आए। मीन्स के प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा। जब कि हमारी कैटेगरी आईडी नल होगी तो क्या होगा, कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी हो जाएगी। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास तमाम की तमाम कैटेगरी का डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने केस लगाया कि जब ये नल हो तो देन ये हो जाए। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, इसी क्यूरी को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, और यहाँ पे हम अपनी क्यूरी को बंद कर देते हैं। जितना भी हमने काम किया है कंट्रोल X यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दूसरा तरीका कार ये है कि मैं इस नल का इस्तेमाल करूँ, इस नल at the rate category ID is null category ID then category ID। दूसरा तरीका कार तो ये है कि मैं ये कहूँ कि अगर कैटेगरी आईडी नल है तो टेबल की जो कैटेगरी आईडी है वो इक्वल टू दिस कैटेगरी आईडी हो जाए। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा जो ऊपर हमने केस के साथ किया था, सेम वही। अब यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूंगा तो हमारी ये कैटेगरी 1 का डेटा आ जाएगा। अगर मैं 2 दे दूंगा तो 2 का आ जाएगा, 3 दे दूंगा तो 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेयर के क्लास के अंदर। अच्छा, इसमें हमने एक चीज मिस की हुई है, केस इन अपडेट। अच्छा, अब हमने इसको कर लिया वेयर के क्लास में। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हम इसको लेके चलते हैं अपडेट के साथ, कि अब हम कोई डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं किसी भी कंडीशन की बेस पे, हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस लेस देन 10। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिनकी यूनिट प्राइस लेस देन 10 हो और यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ हमने खेलना है।
कि यूनिट प्राइस जिनकी ग्रेटर देन 50 हो और लेस देन क्या हो 10 हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इसे कहते हैं अपडेट प्रोडक्ट्स सेट यूनिट प्राइस इक्वल टू केस व्हेन यूनिट प्राइस लेस देन 10 हो, तो देन वो क्या करे, यूनिट प्राइस प्लस 12 कर दे। अगर यूनिट प्राइस लेस देन 10 है तो यूनिट प्राइस प्लस 12 कर दे। फिर हम कहते हैं व्हेन यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो देन यूनिट प्राइस लेस कर दे 20 के साथ, और इसको हम कहते हैं एंड। ठीक है, तो केस को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। केस ये हो तो देन दिस हो जाए, व्हेन ये हो तो देन दिस हो जाए, और एट में कि मीन्स के हमने इसे कहा कि यूनिट प्राइस सेट कर दो व्हेन यूनिट प्राइस लेस देन 10, तो देन उसमें 12 इंक्रीज कर दो। व्हेन यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 50, तो उसमें से 20 माइनस कर दो। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास 18 रोज इफेक्ट हुई जो हमारे पास एज अ डेटा आया था। अब इसको मैं बंद करता हूं क्यूरी को, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, अब हमारे पास 18 रोज इफेक्ट हुई थी, तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग कितनी रह गई है। तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 4 रह गई है, क्योंकि हमने जो 10 से कम थी उनमें 12 ऐड कर दिया। तो मीन्स कि हमारे पास 10 से कम वाली अब कोई नहीं रही, और जो 50 से ज़्यादा थी उनमें से हमने 20 लेस कर दिए। तो हमारे पास पीछे जो बची वो ये बची प्रोडक्ट्स जिनमें प्राइस हमने प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये तरीकाकार है अपडेट के अंदर आप कैसे केस को लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहें फॉर एग्जांपल कि मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ और ग्रेटर देन 50 ही रहने देते हैं। तो अब हम देखते हैं जी हमारे पास कितना रिकॉर्ड सेट आता है। तो हमारे पास 38 हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम अपडेट के साथ ये देखना चाहें, इसको हम ओपन करते हैं अपडेट को। अब अगर मैं अपडेट के साथ ये देखना चाहूँ कि जो प्रोडक्ट आईडी लेस देन 20 है उसमें +2 कर दो, +2 कर दो, और जो ग्रेटर देन 50 है उसमें से -5 कर दो। ठीक है, और हम साथ में ये देखना चाहें कि किस प्रोडक्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट की मदद से, आउटपुट ट्रिगर की मदद से, कि हमारी जो डिलीटेड डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट डिलीटेड डॉट यूनिट प्राइस, हम ऐसे कहते हैं एज अ ओल्ड यूनिट प्राइस, और हम कहते हैं इंसर्टेड डॉट यूनिट प्राइस एज अ न्यू यूनिट प्राइस, कि हमारी ओल्ड प्राइस क्या थी और न्यू प्राइस क्या थी। डिलीटेड और इंसर्टेड के बारे में हम पहले एक पढ़ चुके हैं कि जब भी हम अपडेट करते हैं किसी भी सेल को, तो वो बेसिकली करता ये है कि वो पुरानी वैल्यू को डिलीट करता है और उसके ऊपर न्यू वैल्यू को इंसर्ट करता है। तो जब दोनों का कम्बिनेशन एक साथ एग्जीक्यूट होता है तो इट्स मीन्स कि वो अपडेट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट इफेक्ट हुई उस प्रोडक्ट का ओल्ड प्राइस उसकी क्या थी और उस प्रोडक्ट की न्यू प्राइस क्या थी जो इंसर्ट हुई। ठीक है, तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपडेट को, तो उसने हमें बताया कि प्रोडक्ट आईडी 1 की पुरानी वैल्यू ओल्ड जो थी वो 18 थी, अब 20 होगी, इसकी 19 थी, किस होगी, 10 थी, 12 होगी, क्योंकि हमने लेस देन पे लगाया था कि वो 2 को प्लस करे। ग्रेटर देन 50 पे हमने लगाया था कि 5 माइनस करे। तो ये ग्रेटर देन 50 है तो उसने इसमें से 5 माइनस किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें से 5 माइनस किया। तो ये हमारा आउटपुट हमें वहीं पे पता चल गया कि ये इफेक्ट आया है ओल्ड एंड न्यू का।
तो इसको जब हम ट्रिगर के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि हम ट्रैकिंग कर सकें कि कैसे ओल्ड और न्यू डेटा को हम कैप्चर करके किसी जगह पे लॉग बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट का काम। फर्दर आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं हैविंग के ऊपर। हैविंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब हम इसको स्टडी करते हैं हैविंग को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम इस पुरानी क्यूरी को यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं टेबल उठा लेता हूँ प्रोडक्ट का और यहाँ पे मैं से कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, कैटेगरी आईडी चाहिए और मुझे उसकी क्वांटिटी का सम चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी जो भी ऑर्डर था उसका। ठीक है, बल्कि हम चले जाते हैं ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स ऑन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो हम कहते हैं जी कि हमारी प्रोडक्ट आईडी, उसकी कैटेगरी आईडी और सम हम उठा लेते हैं क्वांटिटी का, तो हम ऐसे कह देते हैं जी टोटल क्वांटिटी। अच्छा अब हम क्या करते हैं और साथ में हम कहते हैं वेयर जो हमारी कैटेगरी आईडी है इन 1,3 कि 1,3 सिर्फ 1 और 3 कैटेगरी आईडी की हमें सम ऑफ क्वांटिटीज बता दो। ठीक है, तो जब हम सम का लगाएंगे एग्रीगेट फंक्शन तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना है, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मैंने इसे कहा 1 और 3 कैटेगरी की प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से हमें क्वांटिटीज बता दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटीज आ गई और मैं इसे कह देता हूं कि ये ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, टोटल क्वांटिटी का असेंडिंग ऑर्डर आ जाए हमारे पास। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी का असेंडिंग ऑर्डर आ गया। मींस कि हमारे पास कैटेगरी आईडी 3 उसकी और कैटेगरी आईडी 1 और इन सब का ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी पे हो गया। अब हम कहते हैं हैविंग के ऊपर केस लगाते हैं। हैविंग में मैं से ये कहता हूं कि अगर हैविंग सम ऑफ, हैविंग में हम दो कंडीशंस लगा लेते हैं। सम ऑफ किस चीज का, क्वांटिटी का। सम ऑफ क्वांटिटी means sum of case when category ID equal to 1, then sum of quantity else null and, और हम इसे कहते हैं कि greater than 800 हो। ठीक है जी, मीन्स के हैविंग ग्रुप बाय के ऊपर एक और कंडीशन होती है वेयर क्लास की तरह, जिस तरह वेयर क्लास फ्रॉम और ज्वाइन के ऊपर एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैंने इसे कहा कि जब कैटेगरी आईडी 1 हो तो क्वांटिटी को सम करो और वो लेके आओ जो ग्रेटर देन 800 है। एंड सेकंड में इसे कहता हूँ और क्या चीज, केस व्हेन कैटेगरी आईडी इक्वल टू 3 देन क्वांटिटी एल्स null and greater than 600 कि 1 की वो कैटेगरीज लेके आओ, वो क्वांटिटी लेके आओ जो ग्रेटर देन 800 हो, या कैटेगरी 3 की वो लेके आओ जो कि ग्रेटर देन 600 हो। सॉरी, हम यहां पे मिस कर रहे हैं सम को, सम ऑफ दिस, क्योंकि हमने सम के ऊपर लगाना है तो हैविंग के अंदर सेम कंडीशन होनी चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। तो अब उसने क्या किया, कैटेगरी आईडी 3 और कैटेगरी 1 किसी में भी आपको 1 का हमने कहा कि 1 की वो आए, 1 की हमने कहा वो आए जो ग्रेटर देन 600 हो। तो हमारे पास जो लेस क्वांटिटीज थी वो खत्म हो गई और हमारे पास डेटा शॉर्टलिस्ट हो गया। अब हम हैविंग के साथ अगर ऑर्डर बाय पे केस लगाएंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, एक तो हमने ये नॉर्मल कर दिया, इस क्यूरी को मैं सेव करने देता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट क्यूरी में ले आता हूँ।
अब अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय पे केस लगाना है, और जबकि हम हैविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑर्डर बाय की मुझे क्वांटिटी पे अगर केस लगाना है ऐसा कि अगर वो कैटेगरी 1 में हो तो वो डिसेंडिंग हो जाए और कैटेगरी 3 में हो तो वो असेंडिंग हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे होगा ये, मैं से कहता हूँ केस 1 व्हेन कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1, व्हेन केस कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1, तो देन वो क्या करे, सम ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं एलियस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल क्वांटिटी, अगर मैं उसको टोटल क्वांटिटी दूंगा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैविंग के केस में अगर मैंने हैविंग का इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं एलियस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे वो पूरे का पूरा कॉल करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशंस है यहाँ पे वो हमने इसको अब देना है कि अगर कैटेगरी आईडी 1 हो तो देन सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी एंड डिसेंडिंग हो जाए। केस व्हेन कैटेगरी आईडी इक्वल टू 3 देन सम ऑफ क्वांटिटी एंड एज असेंडिंग हो जाए कि कैटेगरी 1 को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो और कैटेगरी 3 को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, 1 की जो ग्रेटर वैल्यू थी उसको पहले ले आया और शॉर्टर तक लेके गया, और फिर 3 की जो कम वैल्यू थी उसको पहले ले आया और फिर उसको इंक्रीमेंट करता गया। मीन्स के ऑर्डर बाय में अगर मुझे केस लगाना है जबकि मैं साथ में हैविंग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस केस में हम ऑर्डर बाय के साथ एलियस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केस के अंदर एलियस को इग्नोर किया जाता है, तो आपने एग्जैक्ट कॉलम का नेम यूज करना होता है, ठीक है। कि मीन्स के जब ऑर्डर बाय में आपने केस लगा दिया तो केस जो है वो जो एग्जीक्यूट होने से पहले के कॉलम्स हैं आपको एग्जैक्ट कॉलम चाहिए, ना कि उसका एलियस चाहिए, ठीक हो गया। तो ये था हमारा केस के ऊपर तमाम की तमाम डिटेल कि हम केस में क्या क्या कर सकते हैं। अब ये आपके सामने है कि केस हमें कितनी बड़ी फैसिलिटी देता है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या स्टिल अभी कंफ्यूजिंग है तो काइंडली आप हमें कमेंट्स छोड़ सकते हैं, कमेंट्स आप दे दें, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन उसका रिज़ल्ट दे सकें, हम उसको ज़्यादा आसान अल्फाज में कोशिश करके आपको समझा सकें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।